नमस्कार। चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपाली सिंह। आज हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाने वाले कानपुर देहात की विकास यात्रा के बारे में। वर्ष 1981 में कानपुर देहात को कानपुर शहर और कानपुर देहात दो अलग अलग जनपदों में बांट दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कानपुर देहात स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ा हुआ था। आकांक्षी जिलों में शामिल कानपुर देहात का केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। जनपद मुख्यालय से जिले के अन्य क्षेत्रों और तहसील मुख्यालय तक जाने वाली सड़कों का जाल बिछाया गया, वहीं पुरानी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। कानपुर देहात में चारों तरफ अच्छी सड़क ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा सीएनजी बसों से परिवहन की सुविधा को भी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगर बात स्वास्थ्य क्षेत्र की करें तो जिला मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही एक अन्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। वहीं अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे बड़े उद्यमों के माध्यम से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ओडीओपी के तहत यहां के प्लास्टिक के बर्तनों को शामिल किया गया है, जिसकी मांग प्रदेश और देश भर में हो रही है। आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं भी आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में कानपुर देहात का चयन किया गया। इससे यहाँ के गांव की तस्वीर बदल रही है। तो कानपुर देहात की विकास यात्रा पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर देहात की सदर विधायक माननीय प्रतिभा शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार अनूप सचान जी, जबकि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं कानपुर देहात से हमारे स्थानीय प्रतिनिधि देवेश जी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए देखते हैं कानपुर देहात के विकास कार्यों पर हमारे स्थानीय प्रतिनिधि की यह खास रिपोर्ट। तो चर्चा शुरू करने से पहले हमारे स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और व्यावसायिक सुगमता किसी भी जिले या क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों का हिस्सा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कानपुर देहात का विकास किया जा रहा है। अस्पताल बनवाया गया जिससे यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधी कोई परेशानियां न हो। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस जिले में बेहतर शौचालय का भी निर्माण हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अनुसार इस जिले में साफ सफाई को लेकर कई कदम उठाए गए, जहां कूड़े को तालाब के बजाय सिल्ट में डाला जा रहा है, जिससे जिले के पर्यावरण में भी सुधार आया है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से भी इस क्षेत्र के लोगों को सहायता मिली है। प्रधानमंत्री निशुल्क अन्न योजना से लोगों को बड़ा सहारा मिला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से यहाँ के कई ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं। हमारा घर कच्चा था, हमारे यहाँ बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। जब से मोदी जी ने हमें ये आवास दिया सरकारी, तब से हमें बहुत सुविधा, हमारे घर में लाइट भी है, हमें सब चीज़ की सुविधा है। उनकी सरकार से हमें बहुत लाभ मिला। हम तो चाहते हैं उनकी बार बार सरकार आए। इंडस्ट्रियल हब से पहचाने जाने वाला कानपुर देहात रोजगार के भी नए अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे जिले को किसी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े और निरंतर विकास की दिशा में चलता रहे। हमारे समूह का नाम है जय भीम महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे समूह में 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम इस काम में काफ़ी टाइम से बना रहे हैं इस चीज़ को
और ये लॉकडाउन में हमें काफ़ी दिक्कत हो गई। हम लोग काम कुछ करते नहीं थे, तो हमें समूह की तरफ से मास्क बनाने का भी काम मिला था, जिसके ज़रिए हमने अपनी आमदनी बढ़ाई। उसके बाद हम इस काम में लगे हैं, ये सजावट वाली सामान सब बनाते हैं, तो उसके ज़रिए हमें काफ़ी आमदनी भी प्राप्त हुई है। बीते हुए यहाँ विकास कार्यों से लोगों की जिंदगी में राहत मिली है और जनपद को नई पहचान मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौख आते हैं तो पूरे जनपद वासियों में इस बात का गर्व होता है कि उनके इस जनपद का रहने वाला एक लाल देश का राष्ट्रपति है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। ये रिपोर्ट देखने के बाद आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं माननीय विधायक सदर प्रतिभा शुक्ला जी आपसे। प्रतिभा जी, किस तरह से विकास यात्रा कानपुर देहात में आगे बढ़ रही है और धरातल पर किस तरह के कार्य देखे जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि दोनों लोगों ने देश की जनता को ही अपना परिवार समझा है जी। और हमारा ऐसा मानना है कि जब रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण तीनों समरेखा पे होते हैं तब किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो जनता में, उसकी आत्मा में अपने आप को महसूस करके उनके लिए कार्य करता है जी। कानपुर देहात उसमें अग्रणी है और चूंकि सदर की हमारी विधानसभा है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कानपुर देहात का बहुत तेजी से विकास हुआ। वो विकास जो दिखाई नहीं दे रहा, आंतरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे विकास किया गया। इसमें हम मूलभूत समस्याओं में सबसे पहले रोटी और कपड़ा, मकान। सर्वप्रथम हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के लिए कार्य किया गया, किसानों का कर्जा माफ किया गया और जिससे किसानों ने तहे दिल से धन्यवाद भी अदा किया। उसके बाद किसानों के लिए उनकी जमीन का परीक्षण करके, मिट्टी का परीक्षण करके और उसको उपजाऊ बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, बीज के लिए हम लोगों ने खुद पैकेज बांटे हैं बीज के लिए। अभी भी थोड़े ही समय में कार्यक्रम हुआ है और किसान सम्मान निधि देकर हम कहेंगे बहुत अच्छा कार्य किया गया, क्योंकि किसानों को ऋण लेना पड़ता था अपनी जमीन में खेती के बीज लेने के लिए। तो मोदी जी ने ये अच्छा कार्य किया, सम्मान निधि देकर उनको खेती के लिए अग्रसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसमें सब किसान उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और हमारे यहाँ कानपुर देहात में हम समझते हैं कि किसान सम्मान निधि के लिए एक व्यक्ति हमेशा अपॉइंट रहता है। जिस किसान की सम्मान निधि में कहीं कोई दिक्कत है वो गांव में जाकर तुरंत लैपटॉप लेकर जाता है और वहां पर उसके सम्मान निधि में कोई रुकावट है तो तुरंत कार्य करता है। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना के तौर पर कार्य हो रहा है। किसानों के लिए हर तरह से सुविधा देने का काम सरकार ने किया है। उसके लिए सर्वप्रथम तो दुर्घटना बीमा है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्य भी हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था भी है और किसानों के लिए जो 3 बिल पास हुए थे, हम ये कहना चाहेंगे बिल तो उनके लिए उपयोगी थे, लेकिन फिर भी मोदी जी का बहुत हृदय से धन्यवाद ये देना चाहेंगे कि जब हम किसी बात के लिए सामने वाले व्यक्ति की बात को मानते हैं तो हम उसको ज्यादा वरीयता देते हैं। मान लीजिए मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए वो बिलों को वापस लिया, तो किसानों के सम्मान के लिए उनको हृदय से बहुत ज्यादा सम्मान देते हुए अपने बिलों को वापस लेकर, जो कि उनके लिए लाभप्रद थे, फिर भी उन्होंने वापस ले लिया कि किसानों का हमारा सम्मान बना रहे। मोदी जी अपनी बात वापस ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये किसानों का प्रेम नहीं तो और क्या है। तो हम ये जरूर धन्यवाद अदा करना चाहेंगे और किसान इसमें बड़ा प्रसन्न भी है। अभी हमारे यहाँ ट्रैक्टर के लिए जुलूस निकालकर सारे किसानों भागीदारी करी और हम समझते खुद ट्रैक्टर चलाकर सभी लोग ले गए, तो इसमें पूरी भागीदारी करी। मतलब विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में, इसके समर्थन में है और आम किसान तो हमेशा समर्थन में ही था, कभी विरोध में था ही नहीं। और ये जितने भी कानून बनाए गए वो किसानों की आमदनी की दिशा में ही कानून बनाए गए थे, उसीलिए बनाए गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि कुछ किसान जो हड़ताल पे या बैठ जाते हैं, विरोधी लोग उनको बढ़ावा देते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ही बड़े हो जाओ, हम छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बड़ा हो जाता है। तो हम इसके लिए बहुत हृदय से बार बार मोदी जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमेशा उस छोटे व्यक्ति का सम्मान रखा। देखिए नारी की बात है, हम लेते हैं तो नारियों का सम्मान भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा किया। नारियों की भी, महिलाओं की बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुज सोनी जी के पास। और अभी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं और कानपुर से जुड़े हुए हैं देहात से, तो वहाँ पे आपने जमीनी स्तर पे भी लोगों से बात की होगी, वो कितना बदलाव पिछले 4 सालों में देख रहे हैं कानपुर देहात के जनपद वासी? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एक पत्रकार की नज़र से बात करें तो हम अपने गौरवशाली
और विकास के पथ पर अग्रसर जनपद कानपुर देहात के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहेंगे। गौरवशाली भारत के प्रथम व्यक्ति, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली का साक्षी रहा है हमारा कानपुर देहात। वर्ष 1980 में जनपद कानपुर नगर से अलग होकर इसे सृजित किया गया। वर्ष 2010 में इसका नामकरण रमाबाई नगर किया गया, किंतु 2012 में फिर से इसको कानपुर देहात के नाम से जाना गया। NH2 और NH25 दो महत्वपूर्ण हाईवेज के बीच में हमारा जनपद कानपुर देहात स्थित है। दोनों तरफ रेलवे लाइन से भी आच्छादित है। दिल्ली हावड़ा रूट की रेलवे लाइन और लखनऊ मुंबई रूट की भी रेलवे लाइन इसके विकास पथ पर बहुत बड़ा योगदान दे रही है। जनपद 6 तहसीलों, 10 विकास खंडों एवं 618 ग्राम पंचायतों का एक विशाल समूह है। जनपद में शिक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समूचे जनपद में 327 इंटर कॉलेज, 70 महाविद्यालय और 20 टेक्निकल कॉलेज इसकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान प्रदान कर रहे हैं। जनपद धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे समस्त तहसीलों में किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई एक धार्मिक स्थल हमारे बीच मौजूद है। जैसे हम बात करें बाणेश्वर महाराज, बनीपारा, धर्मगढ़, पहुल देवी मंदिर, मूसा नगर में स्थित मुक्ता देवी और देवयानी सरोवर, कथरी में कात्यायनी देवी का मंदिर इत्यादि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कानपुर देहात बहुत ही संपन्नशाली रहा है। तो इस ओर भी क्या सरकार का ध्यान दिया जा रहा है, जो धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के लिए, उनके विकास के लिए, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पे भी सरकार का बड़ा जोर है। तो उस तरफ भी क्या सरकार ध्यान देखिए, हमारे जो अभी तक धार्मिक स्थल जो रहे वो लोगों के बीच में हमारे जो जनपद के निवासी हैं वो जानते थे, आसपास के लोग जो आते थे वो जानते थे। किंतु अगर हम अभी बात करें बहुत ही प्रादेशिक स्तर पर, और मैं तो कहूंगा धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी पहचान बनती जा रही है। सरकार द्वारा इन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धीकरण भी किया जा रहा है। लोगों के बीच में इन्हें प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए अभी तो बीच में माहौल कोविड का रहा, किंतु पहले भी जब सरकार आई इसके जीर्णोद्धार के लिए काफी सारे काम किए। मंदिर तक पहुंचने के मार्ग सुगम बनाए गए, मंदिर का बहुत अच्छा कायाकल्प किया गया। इससे हमारे पर्यटन की दृष्टि में भी इन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का बहुत, और सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का अनुदान भी मिला हुआ है, हर विधानसभा वाइज उन्होंने दिया है। शोभन मंदिर हमारे यहाँ बहुत ही, शोभन सरकार वहाँ फेमस रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो 50 लाख रुपए वहाँ पर दिया गया है शोभन पर मंदिर पर। और पहुल देवी के लिए पुल के लिए बात भी हो चुकी है, पांडु नदी पर वो पुल भी प्रस्तावित है। इसी तरह से उन्होंने हर जगह रसूलाबाद में परशुराम भूमि पर भी उन्होंने 50 लाख रुपए, हर विधानसभा 50 लाख रुपए हर पर्यटन विभाग की तरफ से दिया गया है, जिससे कि हमारे धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। पृथ्वी जी, आपसे जानना चाहिए, अनूप जी ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति का जो पैतृक गाँव है वो कानपुर देहात के पनौक में है, तो पिछले महीनों उनका आना भी हुआ यहाँ पर, तो किस तरह का उत्साह जनपद वासियों में देखा जा रहा है और कितना वो गर्व महसूस कर रहे हैं और कितनी विकास की और संभावनाएं कानपुर देहात को के लिए बढ़ गई हैं? नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जब आए वहाँ परोक में, तो हम समझते पूरा एक मेले जैसा माहौल था। हम सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे, सभी लोग उनको देखने के लिए लालायित भी थे और उन्होंने सबका धन्यवाद भी अदा किया। हर उस छोटे मित्र से भी मिले जो कि उनके पढ़ाई के समय उनका दोस्त था या मित्र था, उन्होंने सबसे मिलकर और सबकी मन की बात भी कही, चाहे विकास के छोटे व्यापारियों के विकास की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। और पर्टिकुलर सबसे अच्छी बात ये रही कि वो सबके नाम से जानते थे, सबको उन्होंने नाम लेकर पुकारा, अपने पुराने मित्रों को सम्मान दिया, अपने गुरु को मंच पर बुलाकर सम्मान दिया। तो जनता बहुत हर्षित थी और परोक का विकास के लिए हम समझते हैं कि हर गली को पक्का कर दिया गया है, हर पूरी विकास की योजनाएं तो परोक में आ ही गई हैं। उनका जो पैतृक निवास स्थान था उसको भी मिलन केंद्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने शायद महिलाओं के लिए वहाँ पे कुछ कार्य करने की भी, महिलाओं के लिए भी लैंप की योजना बनाई गई और जो लैंप हमारी सौर ऊर्जा लैंप को बढ़ावा देकर वहाँ पर महिलाओं को आगे व्यापार में बढ़ाने का काम किया। वो लैंप की लागत केवल 100 रुपए है, लेकिन लैंप में अपना रात में चार्ज कर लें और रात में अपना बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सोलर लाइट वाले बहुत अच्छे लैंप वहाँ विकसित किए गए हैं। वो तो हमारी विधानसभा में भी
हमारा टोडरपुर गांव है, वहाँ की महिलाओं ने भी बनाए हैं, परोक की महिलाओं ने भी बनाए और हमारी विधानसभा में भी बनाए गए हैं। आपने महिलाओं की बात की है और आप वहाँ से विधायक है, एक महिला है, तो प्रदेश जो जनपद है इसके विकास में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? बहुत ज्यादा भागीदारी है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग ये कह रहे हैं अकबरपुर रनिया की महिलाएं तो ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं। अब हमारे भाई, हालांकि हम ये मानते हैं पुरुष और महिला दोनों से मिलकर समाज बनता है, दोनों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी अब महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी हो गई है कि महिलाएं आगे बढ़कर बात करती हैं, चाहे थाने में जाने की बात हो और चाहे अपने अधिकारों की बात हो। उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यहाँ समूह का गठन किया गया, जिसमें 2000 से ऊपर समूह हमारे कानपुर देहात में बनाए गए और समूह के माध्यम से महिलाएं, एक तो उनकी भागीदारी ये है कि हर जगह जो हमारे शौचालय बने हैं उसमें महिला को ही प्रमुखता दी गई है और इसके साथ साथ एक हमारे यहाँ बैंक में सखी रखी गई है, जिसको भी 4000 सरकार दे रही है, 6000 का उसमें भी दे रही है और इसके साथ साथ अब बिजली के बिल के लिए भी महिलाओं को आगे कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है और व्यापार, छोटे छोटे व्यापार करके महिलाएं समूह के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। राशन का कोटा भी दे दिया गया है, जो कोटा रद्द होता है वो महिलाओं के हाथ में चलता है, समूह हमारा जाके आगे बात करता है। इसके अलावा ये कोई ऐसी पीड़ित महिला होती है तो समूह हमारा जाकर, हम तो ये जरूर कहेंगे कि हमने तो पूरा सरकार के योजनाओं को महिलाओं में जोड़कर 5000 से ऊपर हमारी महिलाएं हैं और एक विधानसभा वाइज 10,000 महिलाएं हमारी कभी भी हमारे कहने पर आ सकती हैं और खड़ी होकर, एक्टिव होकर हर बात करती हैं। चाहे दहेज के दानों की कोई बात हो, किसी को प्रताड़ित करने की बात हो, तो हमारी सारी बहनें जाती हैं। जी प्रतिभा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में भागीदारी दे रही हैं, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हो, चाहे आगे बढ़कर अपने समस्याओं को आगे कहने की बात हो। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर देहात से हमारी स्थानीय प्रतिनिधि देवेश सिंह, आइए उनसे बात करते हैं। देवेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कानपुर देहात एक इंडस्ट्रियल हब है, तो किस तरह से सरकार उद्यमी को, छोटे छोटे उद्यमी हैं, बड़े भी उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरह से सहयोग कर रही है? जी जी। देखिए दीपाली जी, मैं बताना चाहूंगा कि 1981 में हमारा जनपद जो है कानपुर नगर से अलग होकर कानपुर देहात बना था। इस दौरान कानपुर नगर की धीरे धीरे जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं सारी कानपुर देहात में अब आ रही हैं धीरे धीरे, और यहाँ का विकास लगातार चालू हो रहा है। इसके पहले कई सारी सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कानपुर देहात के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस समय 5000 से ज्यादा की इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं, जिसमें कि 15,000 से ज्यादा लोगों को अब तक का इसमें रोजगार मिला है। कोरोना काल के बाद से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पलायन करते हुए, जो यहाँ के रहने वाले थे वो बाहर चले गए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से उनकी जॉब चली गई, वो यहाँ अपने घर पे वापस आ गए। तो हमारे जिला प्रशासन ने सरकार के सहयोग से लगातार उनके लिए यहाँ पे जो भी जॉब थी, चाहे मनरेगा के तहत हो चाहे इंडस्ट्री के तहत हो, उनको यहाँ पे दिलाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जनपद में 15,000 जो यहाँ का बेरोजगार जो था उसको यहाँ पे जॉब मिला है इंडस्ट्री क्षेत्र में। जी देवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, कानपुर देहात से किस उद्यम को इसमें शामिल किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो कौन सा ऐसा उत्पाद है इसको शामिल किया गया है और कितना? दीपाली जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्पाद को बेचने के लिए क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? जी देवेश जी। जी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन है, जिससे हम मिठाई बनाते हैं, पनीर वगैरह, इस तरह का ये भी एक शामिल किया गया था। हालांकि इसके पहले प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसको भी हमारे यहाँ ओडीओपी में शामिल किया गया था, ताकि ये हमारे यहाँ की पहचान है और इसकी कई सारी इंडस्ट्रियां भी लगी हुई हैं और इस ओडीओपी के प्रोडक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश में कैंप लगा के इसको जो है उसकी सेल की जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार भी उनको मिलता है और अच्छी आमदनी होती है। जी दीपाली, नहीं कह सकते बड़ी इंडस्ट्री से लेके छोटे छोटे उद्यमों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। अब वापस आते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमान अनूप सोनी जी आपके पास। अभी जो है न्यू भावपुर से खुर्जा तक रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिससे कि यहाँ पे मालगाड़ियों के लिए काफी यातायात को लेकर बहुत बाधित रहती थी, तो उस ट्रैक को बढ़ाया गया है, बनाई गई नई लाइन बिछाई गई है, तो वो से जो व्यापार है मालगाड़ी का, व्यापारियों को, किसानों को बहुत फायदा होगा अपना माल दूसरे शहरों राज्यों तक पहुंचाने में। तो क्या कुछ और इसमें प्रगति हो रही है? देखिए, जो आपने बात की उसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम दिया गया है। जी। जनपद के किसानों का उत्पाद जो वो यहाँ से अन्य प्रदेश में या अन्य जनपदों में जो भेजा करते थे, इस कॉरिडोर के निर्माण होने से उन्हें अपना उत्पाद समय पर भेजने में बहुत ही सहूलियत मिली है।
सरकार का ये जो प्रयास रहा, उनका उत्पाद को ले जाने वाली गाड़ियां एक सेपरेट रूट से होकर गुजरती हैं और समय पर ही जाकर के वो उनका उत्पाद वहां पर पहुंचा देती हैं, जिससे ऐसे कच्चे माल जो व्यापारी जो भेजा करते थे वो समय पर पहुंच जाता है, उसमें नुकसान होने का चांस बहुत कम हो गया है। जी जी जी, तो बहुत सही कहा। क्या इस ट्रैक को और आगे बढ़ाने की भी कुछ योजना है सरकार अभी ऐसा प्रयास चल रहा है हमारे जनपद में। इस ट्रैक को और भी कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ और जगह बनाई जा रही है और इस ट्रैक को भी आगे बढ़ाते हुए काफी दूर तक ले जाया जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं देवेश जी। देवेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता मिशन की अगर बात करें तो फेज 1 में जो स्वच्छता मिशन को लेकर ग्रामीण सर्वेक्षण हुआ था उसमें जिले की स्थिति काफी बेहतर थी और फेज 2 में बिजनौर के साथ ही आपके जनपद को भी शामिल किया गया है। तो उसके बाद किस तरह की स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम जनपद में चलाए जा रहे हैं? जी देवेश जी, दीपाली जी, मैं बताना चाहूंगा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के हमारे जनपद में अक्सर इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे लगातार जो जनपद है वो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हालांकि बना हुआ है और लगातार आगे भी बना रहे, इसके लिए लगातार प्रयासरत कदम किए जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ का छतेनी गांव है जहाँ पे लगातार डीकम्पोस्ट वगैरह और सामुदायिक शौचालय, मतलब सारी साफ सफाई, इतना जिला प्रशासन ने ध्यान दिया है कि सारी चीजों को देखते हुए लगातार हर गांव में साफ सफाई, कीटनाशक दवाइयां नाली में इस तरह की छिड़काव की जाती हैं, जिससे आने वाली जो बीमारी है वो भी ना आए और लगातार जो है सफाई बनी रहे, जिसकी वजह से आज हमारा जनपद जो है उत्तर प्रदेश के पहले स्थान पे आया स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। जी देवेश जी, आपने बहुत सही कहा कि जब स्वच्छता होगी तो कहते हैं स्वच्छता को स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ा गया है। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना हो जाए, जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ कानपुर देहात पूरा स्वस्थ कानपुर देहात कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आयुष्मान कार्ड में हमारा 7वें स्थान पर है कानपुर देहात। और इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि काफी मिल रही है। जी मुख्यमंत्री राहत कोष से भी काफी धनराशि मिल रही है और कानपुर देहात में पूर्णतया से कोरोना को काफी कंट्रोल कर रखा गया। और हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा मतलब ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाई। 5 ऑक्सीजन लगा दिए गए हैं अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट में। एक तो मुख्यालय में 2 लगे हुए हैं और एक पुखराया में लगा हुआ है। लेटेस्ट में अभी अमरौदा में भी 1 लगने जा रहा है। इस तरह से हमारे 5 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि टीकाकरण को लेकर किस तरह से प्रदेशव्यापी जो अभियान है कानपुर देहात में कितना आगे बढ़ रहा है? 80% हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है और इसमें काफी हद तक सफलता हो चुकी है। हम लोगों ने इस अभियान में खुद भी जाकर गांव-गांव में लोगों को प्रेरित किया। शुरू में जब हम गए तो महिलाएं देखकर छत पे चली जाती थी और कहती थी टीका नहीं लगवाएंगे, तो हमने कहा हम टीका लेकर नहीं आए हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, मैंने सबसे पहले ही लगवाया है। दूसरा ये, जब कोविड काल चल रहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी जान की परवाह बिना किए जब निकले और उन्होंने सभी लोगों को दवा के वितरण किया, सब कुछ किया, तो हम समझते हैं कि हमें लगा कि हर विधायक का भी फर्ज कुछ होता है। तो हम लोगों ने भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम तो ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे जो मेरी सैलरी थी मैंने उसको खर्च कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने इस रानी के काल को माँ दुर्गा पर समर्पित किया है। तो जो हमारी सैलरी रखी हुई थी 10 लाख रुपए, उससे निकाल कर मैंने दवा वितरण का कार्य अपने क्षेत्र में कराने का काम किया। और कोरोना में हमें लगा कि हम सभी को प्रेरित करें वैक्सीन लगवाने के लिए, तो हम लोगों ने एक गाड़ी भी निकाली, पहचान बाहर, वो जाता था आगे आगे, पीछे पीछे हम लोग जाते थे और कहते थे कोई भी नुकसान किसी भी तरह से नहीं। आपको रोकना चाहेंगे प्रतिभा जी, समय का अभाव है। अनूप सोनी जी, आपसे संक्षेप में पूछना चाहेंगे कि कानपुर देहात में भी और किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं? जी संक्षेप में बताइए। कानपुर देहात में अभी भी बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं और मैं अगर ये कहना चाहूँ कि जो विकास हो रहा है उसी को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो ज्यादा हमारे जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी हो सकती हैं। हालांकि सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों को उनकी सम्मान निधि दी जा रही है। हमारा जनपद जो है वो गोल्डन कार्ड में भी बहुत अच्छा है। स्वच्छता की रैंकिंग में अभी आप बात कर रही थी, स्वच्छता की रैंकिंग में मैं बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में हमारा जनपद 7वें स्थान पर रहा। जी आपको रोकेंगे क्योंकि जब बात विकास की निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है और जो छोटा सा समय हमें मिला है आधे घंटे का, ये भी कम पड़ जाता है। तो आगे फिर आपसे चर्चा होगी देहात जिले पर। अनूप जी आपके साथ, प्रतिभा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, और देवेश जी आप भी हमसे ऑनलाइन जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने शामिल होने के लिए। तो अंत में यही कहेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास यात्रा आगे बढ़ रही है और कानपुर देहात भी इस यात्रा में शामिल है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे जनपद के विकास के साथ साथ लोगों का विकास भी तेजी से हो रहा है।
तो आज की चर्चा यही समाप्त करने की मुझे दीपाली सिंह को दीजिए अनुमति। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।